गाइस व्हाट्सअप, मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम आगे चलने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है और कौन से आइटम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर आप इसके पार्ट 1 को मिस कर चुके हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज क्लास। So in today's class we are talking about the rule number 9 और rule number 9 आपके पास आता है treatment of the interest received और interest paid। तो आज की क्लास में हम मेंशन करेंगे कि जो इंटरेस्ट रिसीव आप करते हैं, जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट कैसी की जाती है इन द डोमेस्टिक इनकम एंड द नेशनल इनकम। तो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपके लिए लिखे हुए हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए बनकर आते हैं। तो द पॉइंट नंबर 1 आपके पास है, इफ लोन इज टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पस देन इंटरेस्ट पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपने लोन रिसीव किया है फॉर द कंजम्पशन पर्पस और अगर आप फिर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उस इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता। सो ऑलवेज रिमेंबर, कंजम्पशन पर्पस बोरिंग पर इंटरेस्ट नहीं आता। Now the second part, if loan is taken for the production purpose, then interest payment is included in domestic income and national income। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि हम यहाँ पर प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो अगर आप प्रोडक्शन पर्पस से बोरो कर रहे हैं तो इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड होना चाहिए। तो आपके माइंड में ये डाउट आ सकता है कि कब हमें पता चलेगा कि बोरिंग फॉर द कंजम्पशन पर्पस है और कब हमें पता चलेगा कि बोरिंग फॉर द प्रोडक्शन पर्पस है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर कभी हाउस होल्ड बोरो करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका पर्पस क्या होगा, कंजम्पशन। अगर कभी गवर्नमेंट बोरो करती है, गवर्नमेंट का मेन काम क्या है, वेलफेयर करना, तो वहां पर गवर्नमेंट बोरिंग किस पर्पस से करती है, फॉर द कंजम्पशन पर्पस। एज अ प्रोडक्शन पर्पस बोरिंग कौन करता है, तो फर्म्स बोरो करती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोरो कर सकती हैं जो एज अ प्रोड्यूसर वर्क कर रही है। सो ऑलवेज रिमेंबर, कंजम्पशन है तो इंटरेस्ट पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड, अगर प्रोडक्शन पर्पस है तो इंटरेस्ट पेमेंट इज इंक्लूडेड। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं और आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलता हूं विद द फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर कार। तो ध्यान दीजिएगा, आपने अपने फ्रेंड को कार परचेज करने के लिए लोन दिया है। अब आपका दोस्त कौन है, हाउस होल्ड है, कंज्यूमर है, तो उसका पर्पस क्या है, कंजम्पशन। तो जो इंटरेस्ट उसने आपको पे किया, क्या वो इंक्लूड होगा? द आंसर इज नो। तो आप यहां पर अपने आंसर में नो लिख सकते हैं और अगर आपसे रीजन पूछा जाता तो आप रीजन में क्या मेंशन कर सकते थे, द लोन इज टेकन फॉर द कंजम्पशन पर्पस। मैं यहां पर शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या लिखना होता, द आंसर इज नो एंड द लोन इज टेकन फॉर द कंजम्पशन पर्पस। In the same order, the next question है, interest on machines loan paid by a company। अब कंपनी ने लोन लिया है तो what is the purpose of the company? हाँ जी, तो आप जानते हैं प्रोडक्शन इज द पर्पस। तो अगर प्रोडक्शन पर्पस है तो ये आना चाहिए और रीजन में आप क्या लिखेंगे, बिकॉज द लोन इज टेकन फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। नाउ द थर्ड वन आपके पास है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर बाय अ हाउस होल्ड। आप जानते हैं डिबेंचर इज अ फाइनेंशियल एसेट्स। तो आपके माइंड में ये डाउट आता है कि अगर हाउस होल्ड को इंटरेस्ट मिला है ऑन द डिबेंचर तो ये कंजम्पशन पर्पस है या प्रोडक्शन। तो पहले आप समझिए डिबेंचर का मतलब क्या होता है। जब कंपनी आपसे बोरो करती है तो उसे डिबेंचर बोला जाता है। सो दैट इज डिबेंचर किस पर्पस से यूज किया गया, प्रोडक्शन पर्पस से। तो उस पे जो इंटरेस्ट पे हुआ वो आना चाहिए, तो आपने लिखा यस एंड अगेन आपका रीजन क्या हो जाएगा, दैट इज द प्रोडक्शन इज योर पर्पस। नाउ द नेक्स्ट वन आपके पास है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय द जनरल गवर्नमेंट। कौन पे कर रही है, जनरल गवर्नमेंट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जनरल गवर्नमेंट, कंजम्पशन, क्योंकि वो वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो यहां पर इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो आपने क्या लिखा, द रीजन इज द कंजम्पशन पर्पस। आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक और द नेशनल डेट।
तो पब्लिक डेट का मतलब कि गवर्नमेंट ने बोरो किया फ्रॉम द पब्लिक, उसी को आप नेशनल डेट भी बोल सकते हैं। तो नेशनल डेट किस पर्पज से काम आया? अगेन द आंसर इज कंजम्पशन पर्पज। तो क्या ये इंक्लूड होना चाहिए? द आंसर इज अगेन नो। रीजन में आप क्या लिख सकते हैं? द लोन इज टेकन फॉर द कंजम्पशन पर्पज। नाउ द नेक्स्ट टू, और आपके पास आते हैं इंटरेस्ट रिसीव बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम द बैंक। इंडिविजुअल यानी कि हम लोग इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं किससे? बैंक से। तो आपको ये सोचना है बैंक आपके पैसे का क्या करता है, कंजम्पशन या प्रोडक्शन? द आंसर इज प्रोडक्शन। तो अगर बैंक मेरे पैसे से प्रोडक्शन करता है तो अगर वो मुझे इंटरेस्ट पे करेगा तो दैट इज इंक्लूडेड। तो आपने लिखा यस, बिकॉज द लोन इज टेकन फॉर द प्रोडक्शन पर्पज। दैट मीन्स कि बैंक ने जो आपसे पैसा लिया था वो किस पर्पज से यूज किया? प्रोडक्शन पर्पज। तो वो इंक्लूड होना चाहिए। नाउ द लास्ट पार्ट एंड दैट इज द इंटरेस्ट पेड बाय हाउसहोल्ड टू बैंक। एज अ हाउसहोल्ड मैं बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो मेरा पर्पस क्या है? आपको देखना है जिसने लोन लिया है उसका पर्पस क्या है। तो मेरा पर्पस एज अ हाउसहोल्ड क्या होता है? कंजम्पशन पर्पस। तो अगर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड। रीजन आप क्या लिखेंगे? कंजम्पशन पर्पस। सो दैट इज द रूल नंबर 9, और इस तरीके से आप रूल नंबर 9 की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती है तो लाइक का बटन जरूर ठोकिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना चाहे उतना आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आता हूं नेक्स्ट रूल की तरफ। चलते हैं रूल नंबर 10 की तरफ, और रूल नंबर 10 आपके पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड द इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि अगर हम बात करें फाइनल गुड्स की, तो आप जानते हैं ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम एंड नॉट द इंटरमीडिएट। और उससे पहले मैं आपको समझाता हूं इसके पीछे रीजन क्या है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा फाइनल गुड आप किस पर्पज से यूज करते हैं। फॉर द टू पर्पसेस, द फर्स्ट पर्पस इज कंजम्पशन एंड द सेकंड वन इज द इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की बात की थी, तो कंजम्पशन पर्पज से कौन कौन बाय कर सकते हैं? वन इज द हाउस होल्ड, सेकेंड वन इज द गवर्नमेंट, थर्ड वन इज द नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। इन द सेम ऑर्डर इन्वेस्टमेंट पर्पज से कौन बाय करता है? फॉर द हाउस होल्ड, फर्म एंड द गवर्नमेंट। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं तो जस्ट टू पर्पसेस से यूज होता है, या तो फर्दर प्रोडक्शन होगा या तो रीसेल हम करने वाले हैं। So always remember, intermediate good is either used for further production or further resale. इसके अलावा intermediate goods की कुछ conditions आपको याद रखनी है। The condition है goods used up in the same year. So always remember, intermediate good की जो validity होती है वो same year की होती है। That means कि जो भी चीज during the year use हो जाएगी उसी को हम intermediate treat करते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है? तो मैंने लिखा अदरवाइज रिमेनिंग पार्ट इज ट्रीटेड एज द फाइनल गुड। तो जो भी पार्ट आपके पास रिमेनिंग बच जाएगा वो आपका फाइनल हो जाएगा। आपने कहा क्यों? क्योंकि जो पार्ट आपके पास ईयर के एंड में बच गया उसे हम अपना स्टॉक बोलेंगे। और एज यू नो द स्टॉक इज द पार्ट ऑफ द फाइनल गुड, क्योंकि जो बचा रह गया वो हमारा फाइनल गुड है। सो रिमेंबर, जो यूज हो गया दैट इज द इंटरमीडिएट, जो बच गया दैट इज द फाइनल। लेकिन ये रूल एक जगह एप्लीकेबल नहीं होता, तो मैंने लिखा है एक्सेप्शन इन केस ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। दैट मीन्स कि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक हम गन्स की बात करें, हम टैंक्स की बात करें, हम मिसाइल्स की बात करें, उनके ऊपर सेम ईयर वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता। आई रिपीट अगेन गाइस, ऑलवेज रिमेंबर, इन द नॉर्मल थ्योरी ऑफ लाइफ इंटरमीडिएट गुड्स एक साल के अंदर यूज हो जाना चाहिए, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, एंड दैट इज द डिफेंस सर्विसेज। तो मैंने यहां पर मेंशन किया कि हम सिर्फ फाइनल को ट्रीट करते हैं, नॉट द इंटरमीडिएट। एंड व्हाट इज द रीजन? आपको क्या लिखना है एग्जामिनेशन हॉल में कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑलरेडी इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल में ऑलरेडी इंटरमीडिएट काउंट हो चुका है, तो फिर से काउंट नहीं करेंगे, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। आपके डाउट्स को क्लियर करता हूं, एक क्वेश्चन जल्दी से लेते हैं। हाँ जी, तो आना चाहूंगा यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास है और 16 पॉइंट्स हैं। 16 पॉइंट्स को जल्दी से फिनिश करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, दैट इज द परचेज ऑफ बुक फॉर अ स्टूडेंट बाय हिज पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बुक खरीदी। हाँ जी, तो पर्पस क्या है? किसी को बेचोगे या यूज करोगे? आपने कहा जी यूज करेंगे। दैट मीन्स कि विच टाइप ऑफ अ गुड इज दिस? दैट इज कॉल्ड द फाइनल गुड।
यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में आपको कंप्लीट फॉर्म में लिखना होगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले आपको ये बताना होगा दिस गुड इज अ फाइनल गुड, और वो क्यों इंक्लूड होगा, क्योंकि ऑलरेडी फाइनल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर को हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो काउंट होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया, तो फाइनल गुड यहाँ पर आता है। The next one is the purchase of car by a firm for use in office। अब कार आपने खरीदा और क्या पर्पस था आपका, यूज इन ऑफिस, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कौन सा गुड हो गया, फाइनल। और किस पर्पस से यूज हुआ, फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। लास्ट टाइम आपका पर्पस क्या था, कंजम्पशन, शॉर्टकट में लिख देता हूं, और दिस टाइम आपका पर्पस क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट एज अ फर्म। नाउ द थर्ड वन, कमोडिटी एक्सपोर्टेड टू यूएसए, आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया, कौन से गुड्स को बेचोगे, जो फाइनल है, तो आपके अकॉर्डिंग सारे ही गुड्स फाइनल होते हैं, तो रिमेंबर फाइनल गुड्स हो गया, और ये सेल है तो इसलिए इसे काउंट किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। आपने पढ़ा था गवर्नमेंट है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, हाउस होल्ड है, इनका पर्पस हमेशा क्या होता है, कंजम्पशन, तो इनके एक्सपेंडिचर को हमेशा क्या ट्रीट किया जाता है, फाइनल, तो इसीलिए इसे भी काउंट करना चाहिए। नेक्स्ट वन आते हैं गुड्स लाइन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, क्या वो कंप्लीट हुआ जी, नहीं, तो वो कौन सा गुड होगा, इंटरमीडिएट। आपने कहा बहुत शिद्दतों के बाद आया है इंटरमीडिएट, बिल्कुल, तो इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट कभी काउंट नहीं किया जाता क्योंकि फाइनल में इसकी वैल्यू ऑलरेडी काउंट हो चुकी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द पेमेंट टू अ लॉयर और अ सीए बाय अ फर्म। देखिए एक फर्म है जिसने एक्सपेंडिचर किया किसके ऊपर, लॉयर के ऊपर या सीए के ऊपर, तो लॉयर या सीए इज द पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, नॉट द प्रोडक्शन इटसेल्फ। इसका मतलब ये इंटरमीडिएट हो गया क्योंकि ये ड्यूरिंग द प्रोसेस यूज किया गया, इसीलिए हम इसे इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और जब ये इंटरमीडिएट है तो याद रखिएगा ये यहाँ पर काउंट नहीं होगा। इन द सेम ऑर्डर द नेक्स्ट पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो किसी भी बिल्डिंग को मेंटेन करना इज लाइक अ रिपेयर एक्सपेंडिचर, डिप्रिसिएशन भी एक तरीके का आप बोल सकते हैं, सो दैट इज ऑल्सो द इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट कभी काउंट नहीं होता क्योंकि रिपेयर की वजह से कुछ हुआ नहीं। Now the last one is the expenditure on improvement of a fixed assets of a factory। याद रखिएगा लास्ट टाइम आपने मेंटेन किया था रिपेयर, दिस टाइम आपने इंप्रूव किया, तो इंप्रूवमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ इन्वेस्टमेंट, और जो ये इन्वेस्टमेंट है तो इसे क्या ट्रीट किया जाएगा, फाइनल, और ये काउंट होगा। ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। चलते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ, तो 9 पॉइंट है परचेस ऑफ अ न्यू कार बाय अ हाउस होल्ड। हाँ जी, आपके घर में कार आ गई तो खुशी की बात है, क्या पर्पस था, फाइनल, क्योंकि कंजम्पशन पर्पस से आपने खरीदा तो इसलिए उसे काउंट किया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज द स्कूल फी पेड बाय हिज पेरेंट्स। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपके पेरेंट्स ने आपकी स्कूल फीस को पे किया, तो आप स्कूल के लिए कौन से कंज्यूमर हो गए, फाइनल, तो ये ट्रीट किया जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन स्ट्रीट लाइटिंग, गवर्नमेंट क्या करती है जी, वेलफेयर, तो गवर्नमेंट के सारे खर्चों को क्या माना जाता है, फाइनल। ऑलवेज रिमेंबर गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, सारे खर्चे हमेशा क्या होते हैं, फाइनल। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कमोडिटीज यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। आप क्या काम कर रहे थे, साइंटिफिक रिसर्च, और उसके दौरान जो आपको यूज करना पड़ा, तो जो किसी भी प्रोसेस में यूज होता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट, और जो हमारा इंटरमीडिएट होता है उसे हम कभी काउंट नहीं करते। नाउ द नेक्स्ट वन इज द परचेस ऑफ ट्रक्स टू कैरी द गुड्स बाय द प्रोडक्शन यूनिट। आपने ट्रक को परचेज किया है जिसका काम क्या है कि वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। क्या ट्रक को आपने रीसेल करने के पर्पज से खरीदा था, आंसर इज नो। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर आपका कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, फाइनल। ट्रक आपके लिए एज अ इन्वेस्टमेंट वर्क करेगा, तो इसलिए इसे काउंट करेंगे। The next one is the expenditure on advertisement by a firm। आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट इज द पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, तो ध्यान दीजिएगा इसे क्या मानेंगे जी, इंटरमीडिएट, तो काउंट नहीं करना चाहिए। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय हाउस होल्ड, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया तो वो तो आपका खर्चा है, और आपके सारे खर्चे क्या ट्रीट किए जाते हैं, हमेशा फाइनल, तो उसे ट्रीट किया जाएगा। Now the last one is the business expense of the employees on tour and entertainment।
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बिजनेस एक्सपेंसेस किसका पार्ट होता है, प्रोडक्शन का, तो कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, इंटरमीडिएट, तो काउंट नहीं होगा। अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स ना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। चलिए तो आते हैं केस नंबर 11 के साथ, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रूल नंबर 11, एंड दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड विद द एम्बेसीज। तो एम्बेसी से रिलेटेड चीजों को कैसे डील करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेंशन किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एम्बेसी, और एम्बेसी के केस में हमने एक चीज पढ़ी थी और मैंने आपको याद रखने के लिए मंत्र दिया था कि जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा है। दैट मीन्स कि हमारी एम्बेसी कहीं पर भी होगी दैट इज आवर पार्ट, और फॉरेन की एम्बेसी कहीं पर भी होगी वो फॉरेन का पार्ट माना जाएगा। तो उसी के बेसिस पर 4 डिफरेंट केसेस की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैंने फर्स्ट सिचुएशन यहां पर लिया है फॉरेन एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया। किसकी एम्बेसी है जी, फॉरेन एम्बेसी, तो किसका पार्ट माना जाएगा, फॉरेन का। यानी कि यूएस की एम्बेसी अगर इंडिया में है तो किसका पार्ट माना जाएगा, यूएस का, नॉट द इंडिया, रिमेंबर। सो फॉरेन एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया, हमारे देश में है, पर किसकी एम्बेसी है, फॉरेन की। अब वो यहां पर क्या कर रहे हैं, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा एक्सपेंडिचर पेड बाय फॉरेन एम्बेसी टू द इंडियन रेजिडेंट। अब जो फॉरेन एम्बेसी है वो हमारे लोगों को यानी कि इंडियन रेजिडेंट्स को पेमेंट कर रही है। क्या पेमेंट कर रही है जी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यानी कि एम्बेसीज में कुछ काम था तो इन्होंने इंडियन लेबर्स को हायर किया, और हर इंडियन लेबर को हर महीने ये लोग क्या पे करते होंगे, सीओई। इन द सेम ऑर्डर जिस लैंड पर वो एम्बेसी बना हुआ है वो लैंड किसी इंडियन का होगा, तो उसे ये लोग क्या पे करते होंगे, रेंट। तो ध्यान दीजिएगा, फॉरेन एम्बेसी जो कहां पर सिचुएटेड है, इंडिया में, वो इंडियंस को 2 तरीके से पे कर रही है। एक तो वो कॉम्पनसेशन पे कर रही है, सेकेंड वन वो रेंट पे कर रहे हैं। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि हम उसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे इनटू द डोमेस्टिक इनकम एंड द नेशनल इनकम। तो ध्यान से देखिए, जब भी हम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो हमें क्या स्पेसिफिक करना होता है, एरिया। और जब भी आप नेशनल इनकम की बात करेंगे तो हमें क्या फोकस करना होता है, पीपल। मैंने आपको पहले भी समझाया था, डोमेस्टिक इनकम इज रिलेटेड विद द एरिया एंड द नेशनल इनकम इज रिलेटेड विद द पीपल। तो आप ये देखो कि क्या इस ट्रीटमेंट को हम डोमेस्टिक इनकम में कंसीडर करेंगे। तो आपको ये देखना है कि क्या ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। द आंसर इज नो, क्योंकि आप जानते हैं फॉरेन एम्बेसी किसका पार्ट माना जाएगा, फॉरेन का, वो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है। तो क्या ये ट्रीटमेंट हमारी डोमेस्टिक इनकम में आएगी, द आंसर इज नो। और ये क्यों होगा, तो आप यहां पे लिख सकते हैं इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक टेरिटरी। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, दैट्स व्हाई ये नहीं आएगा। इन द नेक्स्ट ऑर्डर एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या इस ट्रीटमेंट को नेशनल इनकम में काउंट करेंगे जी। तो आप ये देखिए, जो सीओई और रेंट मिल रहा है वो किसको मिल रहा है, इंडियन रेजिडेंट्स को। और नेशनल में हम किसको ट्रीट करते हैं, पीपल को। तो हमारे लोगों को मिला, तो इट इज द पार्ट ऑफ द नेशनल, दैट मीन्स कि इट इज द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। और ये क्यों होगा, तो आप ये लिखेंगे इट इज द इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो आपने कहां से कमाया जी, फॉरेन कंट्री से। और फॉरेन कंट्री से जो कमाते हैं उसे क्या बोला जाता है, फीफा। व्हाट इज द फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो मैंने आपको समझाया डोमेस्टिक में नहीं आएगा क्योंकि वो हमारा एरिया नहीं है, बट नेशनल में आएगा क्योंकि किसको मिला है, हमारे रेजिडेंट्स को। चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मैंने लिखा एक्सपेंडिचर ऑन इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑफिशियल्स ऑफ फॉरेन एम्बेसी। किसने हमारे गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर किया, फॉरेन एम्बेसी के ऑफिशियल ने। तो फॉरेन एम्बेसी का जो ऑफिशियल है वो आपकी कंट्री के लिए क्या माना जाता है, नॉन रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट जब भी इंडियन गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करेगा तो उसे क्या माना जाएगा, एक्सपोर्ट। तो आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि क्या ये आना चाहिए डोमेस्टिक या नेशनल इनकम में, द आंसर इज यस। तो आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट जो है वो पार्ट है प्रोडक्शन का, दैट्स व्हाई एक्सपोर्ट को कंसीडर किया जाता है। तो यस इट इज इंक्लूडेड, ऑलवेज रिमेंबर। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये इंक्लूड किया जाएगा। चलिए इसी को रिवर्स कर देते हैं, और नेक्स्ट वन मैंने सिचुएशन ली है इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड अब्रॉड।
अब हमारी एम्बेसी है अब्रॉड में, तो हमारी एम्बेसी कहीं भी होगी, किसका पार्ट माना जाएगा, इंडिया का। तो अब हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर्स सीओई रेंट पेड बाय इंडियन एम्बेसी टू फॉरेनर्स, दैट मींस द नॉन रेजिडेंट। इन द सेम ऑर्डर, जो कहानी उनके साथ थी वही कहानी हमारे साथ है। फॉरेन में हमारी एम्बेसी है, तो वहां पर काम करने के लिए हमने कुछ फॉरेनर्स को हायर किया, जिन फॉरेनर्स को हम हर महीने क्या पे करते हैं, सीओई। जिस लैंड के ऊपर इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड है वो लैंड किसी फॉरेनर की है, तो हम उस फॉरेनर को हर महीने क्या पे करते होंगे, रेंट। नाउ एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या इन दो ट्रीटमेंट को हम डोमेस्टिक इनकम का पार्ट मानेंगे। मैंने आपको समझाया था डोमेस्टिक इनकम इज रिलेटेड विद द एरिया। एम्बेसी किसकी है, आपकी, तो किसका पार्ट माना जाएगा, आपका। तो इट इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम गाइस। तो रिमेंबर, आप यहां पर आंसर में लिखेंगे यस, और रीजन में क्या लिखेंगे, इट इज द पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक टेरिटरी। इन द नेक्स्ट ऑर्डर उन्होंने पूछा क्या नेशनल इनकम में आएगा, तो आप देखिए क्या नेशनल इनकम किससे रिलेट करता है, पीपल से। तो क्या हमने ये पैसा किसी इंडियन को पे किया, द आंसर इज नो। किसको पे किया, नॉन रेजिडेंट को। तो क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं इट इज इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स। तो हमने यहां पर किसे पे किया है, नॉन रेजिडेंट्स को। नॉन रेजिडेंट्स को जो आप पे करते हैं वो क्या होता है, फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो नहीं आता। नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन, एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज बाय द ऑफिशियल्स ऑफ इंडियन एम्बेसी। हमारी एम्बेसी के लोगों ने किनके ऊपर खर्च किया, फॉरेन गुड्स के ऊपर। तो फॉरेन से कुछ भी परचेज करेंगे तो क्या होता है, इंपोर्ट्स। और आपसे पूछा जाए क्या इंपोर्ट डोमेस्टिक या नेशनल इनकम का पार्ट होता है, द आंसर इज नो, नहीं होता। तो इस ट्रीटमेंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बेसिस पर क्वेश्चंस करते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और हमारे पास क्वेश्चन है, तो मैंने 3 कॉलम बनाए हुए हैं। फर्स्ट में हम स्टेटमेंट को मेंशन करेंगे, देन डोमेस्टिक इनकम एंड अल्टीमेटली द नेशनल इनकम। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन। और मैंने यहाँ पे लिखा है सैलरीज टू द इंडियन प्रेसिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया। जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको दो चीज पर फोकस करना है। डोमेस्टिक इनकम मेंशन करें तो एरिया फोकस कीजिए, नेशनल इनकम मेंशन करें तो पीपल फोकस कीजिए। तो सबसे पहले सैलरीज मिली है किसको, इंडियन रेजिडेंट को, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया हो गया। वर्किंग इन रशियन एम्बेसी, एम्बेसी किसकी है, रशिया की, तो किसका पार्ट माना जाएगा, रशिया का। एग्जामिनर ने पूछा क्या कि ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आना चाहिए, तो क्या ये आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, द आंसर इज नो। रीजन आप सभी जानते हैं, लिख सकते हैं, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक और द इकोनॉमिक टेरिटरी। इन द सेम ऑर्डर उन्होंने पूछा कि क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट है, तो आप देखिए क्या ये पैसा इंडियन रेजिडेंट को मिला, द आंसर इज यस। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, नेशनल इनकम का। क्यों, क्योंकि इट इज अ फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सेकेंड पॉइंट है रेंट पेड बाय एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया टू इन इंडियन रेजिडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, एम्बेसी ऑफ जापान ने पे किया है रेंट किसको, इंडियन को। तो याद रखना एम्बेसी किसकी है, जापान की। क्या वो आपका पार्ट है, द आंसर इज नो। तो क्या वो डोमेस्टिक इनकम में आएगा, द आंसर इज नो। पर नेशनल इनकम में आएगा, हाँ जी। क्यों आएगा, क्योंकि वो रिसीव करने वाला कौन है, इंडियन। नाउ द थर्ड वन, salaries paid to American working in Indian embassy in US। अब एम्बेसी किसकी है, आपकी है, और रेंट आप किसको पे कर रहे हैं, अमेरिकन को। क्वेश्चन आया कि क्या ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा, तो एम्बेसी किसकी, हमारी, तो इट इज द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। क्या ये नेशनल में आएगा, तो क्या ये पैसा इंडियन को मिला, द आंसर इज नो। हमने किसको पे किया, अमेरिकन को, तो ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। नाउ द फोर्थ वन, rent paid to the resident of Pakistan by the Indian embassy situated in Pakistan। तो ध्यान दीजिएगा, एम्बेसी किसकी है, आपकी, तो ट्रीटमेंट किसका पार्ट होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का, तो डोमेस्टिक इनकम में आएगा। पर रेंट किसने रिसीव किया है, रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो क्या वो नेशनल में आएगा, द आंसर इज नो। नाउ द लास्ट 2 पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट आता है एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स बाय द फॉरेन डिप्लोमेट्स। फॉरेन डिप्लोमेट्स ने हमारे गुड्स को परचेज किया है, तो वो हमारी कंट्री के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स।
और आप जानते हैं बाय द एक्सपेंडिचर मेथड एक्सपोर्ट्स किसका पार्ट होता है, डोमेस्टिक इनकम एज वेल एज द नेशनल इनकम. इन द सेम ऑर्डर द लास्ट वन एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन गुड्स बाय ऑफिशियल ऑफ इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन फॉरेन. तो फॉरेन कंट्री में हमारी एम्बेसी और हमारे ऑफिशियल्स ने फॉरेन गुड्स को बाय किया है, तो हमारी कंट्री के लिए क्या हो जाएगा, इंपोर्ट्स हो जाएगा. और बाय द एक्सपेंडिचर मेथड इंपोर्ट्स को आप हमेशा डिडक्ट करते हैं, दैट मींस कि उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा. तो आना चाहूंगा लास्ट रूल की तरफ, और रूल नंबर 12 आपके पास है, जहां पर अब हम नॉर्मल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो मैंने लिखा ट्रीटमेंट ऑफ द रेजिडेंट और द नॉन रेजिडेंट. अब नॉर्मल रेजिडेंट और द नॉन रेजिडेंट के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, तो फर्स्ट केस लेकर चल रहा हूं और मैंने लिखा इनकम अर्न बाय द नॉन रेजिडेंट्स फ्रॉम इंडिया. तो ध्यान दीजिएगा इनकम 3 सेंस में अर्न किया जाता है, या तो आप फ्रॉम द वर्क अर्न कर सकते हैं जिसे हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बोलते हैं, या तो आप इनकम जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टी रेंट रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, या तो आप इनकम जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप लाइक द प्रॉफिट्स और द डिविडेंड. सो रिमेंबर इनकम 3 फॉर्म में अर्न किया जा सकता है. कौन अर्न कर रहा है, नॉन रेजिडेंट. अब यहाँ पर नॉन रेजिडेंट में हम दोनों लोगों की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर पर्सन की भी बात कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशन की भी बात कर रहे हैं. तो इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या हो गया, हम फर्म्स की भी बात कर रहे हैं. तो चाहे वो प्रॉफिट या वो इनकम किसी इंडिविजुअल ने अर्न किया है या उसकी इंस्टीट्यूशन ने अर्न किया, और कहां से अर्न किया है, फ्रॉम इंडिया. तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि उसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए इनटू द डोमेस्टिक इनकम एंड द नेशनल इनकम. सो लेट्स स्टार्ट. जब आप डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो क्या स्पेसिफिक होना चाहिए, एरिया. आप ये देखिए वो कंपनी कहां पर ऑपरेट कर रही है, इंडिया के अंदर, तो इट इज द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया इरेस्पेक्टिव ऑफ अर्न बाय द रेजिडेंट और द नॉन रेजिडेंट. कमाने वाला चाहे कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, अगर वो पैसा इंडिया में जनरेट हुआ तो दैट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया. तो यहां पर आप लिखेंगे यस इट इज द पार्ट ऑफ आर इकोनॉमिक टेरिटरी. लेकिन अगर आपका एग्जामिनर पूछे कि क्या ये इनकम हमारी नेशनल इनकम का पार्ट होगा, तो आपको वही क्वेश्चन फिर से पूछना है, क्या ये इनकम किसी इंडियन ने रिसीव किया, द आंसर इज नो. किसने किया रिसीव, बाय द नॉन रेजिडेंट. तो ऑब्वियसली बात है नेशनल इनकम में नहीं आएगा, बिकॉज इट इज इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स. क्योंकि यहां पर इनकम हमने किसको पे कर दिया, टू द नॉन रेजिडेंट, जिसे हम फीटा भी बोलते हैं, दैट इज द फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. इन द सेम ऑर्डर आप इसका रिवर्स कर दीजिए. मैंने लिखा इनकम अर्न बाय द इंडियन रेजिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो अगर हम लोग फॉरेन से अर्न करें तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या डोमेस्टिक इनकम में आना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, द आंसर इज नो. अगर आपका ऑफिस अमेरिका में है तो वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, और जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है वो डोमेस्टिक में नहीं आएगा. रीजन में आपको वही लिखना है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक टेरिटरी. लेकिन जब हम बात करेंगे नेशनल की, रिसीव किसने किया, इंडियन रेजिडेंट ने, हमारे लोगों ने, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम में आना चाहिए इट इज इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड. और जो हमने फॉरेन से अर्न किया दैट इज कॉल्ड द फीफा, सो दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड. तो इस तरीके से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. आते हैं इसके बेसिस पर क्वेश्चंस के ऊपर. तो मैंने यहाँ पर 7 पॉइंट्स मेंशन किया हुआ है. तो द फर्स्ट वन आपके पास आता है प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी इन इंडिया व्हिच इज ओन्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट. तो डोमेस्टिक इनकम में आएगा या नहीं आएगा, तो डोमेस्टिक इनकम के टाइम आपको एरिया स्पेसिफाइड करना है. तो आप देखिए क्या वो कंपनी इंडिया में है, तो बिल्कुल जी इंडिया में है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई वो डोमेस्टिक इनकम में आएगा. लेकिन विच इज ओन बाय नॉन रेजिडेंट, तो प्रॉफिट किसने अर्न किया, नॉन रेजिडेंट ने, क्या वो नेशनल इनकम में आएगा, द आंसर इज नो. क्योंकि नेशनल इनकम में सिर्फ वही इनकम आती है जो हमारे रेजिडेंट ने अर्न किया है. नाउ द सेकंड पॉइंट, प्रॉफिट अर्न बाय अ फॉरेन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इन इंडिया. तो ब्रांच कहां पर है, इंडिया में, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम.
तो ध्यान दीजिएगा डोमेस्टिक इनकम में वो सारी चीजें आती हैं जो हमारी कंट्री के अंदर हुआ, चाहे रेजिडेंट अर्न करे या नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ पर ये इंक्लूड हुआ, तो क्या ये नेशनल में आएगा? तो क्वेश्चन है कि क्या ये इंस्टीट्यूशन इंडिया का है? द आंसर इज नो। तो नेशनल इनकम में नहीं आएगा क्योंकि ये फीटा हो गया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नाउ द थर्ड वन, डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ फॉरेनर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी इन इंडिया। तो इंडियन कंपनी कहां पर सिचुएटेड है? इंडिया में। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम ऑफ आवर कंट्री। लेकिन रिसीव किसने किया? अगेन फॉरेनर ने। तो ये नेशनल इनकम में नहीं आएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, प्रॉफिट अर्न बाय अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम इट्स ब्रांच फ्रॉम हिज कंपनी इन सिंगापुर। तो उसकी कंपनी कहां पर है? सिंगापुर में। क्या वो आपकी कंट्री का पार्ट है? द आंसर इज नो। तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा, बट रिसीव किसने किया? इंडियन रेजिडेंट ने। तो नेशनल इनकम में आना चाहिए। बहुत ही मजाक हो जाएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेस अब्रॉड। तो ध्यान दीजिएगा कहां से अर्न करे? फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। क्या वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? द आंसर इज नो। तो डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा, पर अर्न करने वाला कौन है? इंडियन बैंक। तो नेशनल इनकम में वो काउंट किया जाएगा। इन द सेम ऑर्डर द नेक्स्ट वन आता है, सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियंस वर्किंग इन द ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। तो फॉरेन बैंक कहां पर है जी? इंडिया में। तो किस में आएगा? डोमेस्टिक इनकम में। लेकिन इंडियंस रिसीव कर रहे सैलरी, तो रिसीव करने वाले इंडियंस है, तो ये किस में आएगा? नेशनल इनकम में भी। आई रिपीट अगेन, डोमेस्टिक इनकम में इसलिए क्योंकि बैंक कहां पर है? इंडिया में। और नेशनल इनकम में किसलिए? क्योंकि रिसीव करने वाले कौन है? इंडियंस। नाउ द लास्ट पार्ट, कंसल्टेंसी फी पेड टू अ फॉरेन एक्सपर्ट बाय एन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी इंडिया में है, क्वेश्चन ने मेंशन ही किया है, तो आप यहां पर मान सकते हैं कि कंपनी इंडिया में है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी। और पे किसको कर रहे हैं? फॉरेन एक्सपर्ट को, यानी कि नॉन रेजिडेंट को, मतलब नेशनल में नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए, रूल नंबर 1 टू रूल नंबर 11। इन 2 वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।